जय हिंद बच्चों। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है संविधान की आधारभूत संरचना। इस अध्याय को आप अच्छे से पूरी वीडियो सुनिए, तभी आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आएगा। ये शुरू करते हैं। संविधान की आधारभूत संरचना। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य क्या? सबसे पहले ये बताऊंगी क्या तात्पर्य है इसका, कि संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इट मीन्स कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे कि संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों का पता चलता है, और इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अर्थात लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले ये प्रावधान इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि संविधान के संशोधन द्वारा भी इनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें अगर कोई नकारात्मक बदलाव किया जाता है, ऐसा बदलाव जो कि सबको मान्य नहीं होता, तो संविधान का जो सार तत्व है देश व समाज के विकास के लिए जो आवश्यक है वह नकारात्मक रूप से वो भी प्रभावित होगा। अर्थात इन प्रावधानों में जल्दी से बदलाव नहीं किया जा सकता अगर वो नकारात्मक है तो। चलिए अब हम इस विषय पर आते हैं। आधारभूत संरचना सिद्धांत का विकास। इसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या सकती है? इस अध्याय में हमारा मुख्य विषय है कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है। इस पर भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से बहस छिड़ी है। इट मीन्स कि जब से हमारा संविधान बना है तभी से, संविधान बनने के बाद जब संविधान को अपनाया गया, संविधान को अपनाने के बाद से ही इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने शक्ति है या नहीं है। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि संसद को पूर्ण शक्ति है या नहीं है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि संसद को शक्ति दी गई है पूर्ण या नहीं दी गई, और उनमें संशोधन किया गया। तो सबसे पहले मैं हमारा जो मुख्य मामला है वो है शंकर प्रसाद मामला है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या फैसला हुआ, संशोधन किया गया या नहीं किया गया, संसद शक्ति है या नहीं है, उससे बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि शंकर प्रसाद मामला था क्या। देखो, हमारे समाज में जमींदारी प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। तो जमींदारों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लैंड थी जिस पर उनका मालिकाना अधिकार था। दूसरी तरफ इस तरह के लोग भी थे जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और संपत्ति जो असमान रूप से बटी हुई थी। तो सरकार ने क्या किया कि इस तरह के लैंड को अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, अधिग्रहण करके, ताकि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली कर सके, वितरण कर सके उस ज़मीन का, और वेलफेयर के लिए उसका प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया जिसमें कि इन जमींदारों के ज़मीन को अधिग्रहण किया जाने लगा। तो शंकर प्रसाद जो थे एक जमींदार थे बिहार के। तो बिहार के अंदर जब इस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण किया गया तो वो शंकर प्रसाद अपने इस मामले को कहाँ ले गए? हाई कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट में ले जाते हुए उन्होंने यह कहा कि आर्टिकल 13 को भारतीय संविधान यह कहता है कि लेजिस्लेचर अर्थात संसद को कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का अधिग्रहण करता हो। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है अर्थात संपत्ति का जो अधिकार है उस समय लोगों के पास था, और वो उस समय अधिग्रहण हो रहा था, लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा था। तो इससे क्या है, अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण एक्ट को अवॉइड कर दिया जाए, उन्होंने उस समय ये कहा। और जब ये मामला कोर्ट में था तो गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले इसमें अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 लेकर, और इसमें आर्टिकल 31A, 31B एंड 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 31A के अनुसार लेजिस्लेचर को पावर देता है कि इस तरह का कानून बनाए, और अनुसूची जो 9 है, अनुसूची 9 है, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई एक्ट या ला इस अनुसूची में डाल दिया जाता है तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि शंकर प्रसाद मामला क्या था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मामले में क्या संसद को पूर्ण शक्ति है या नहीं है। तो स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 जैसे मामले में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। अर्थात शंकर प्रसाद मामले में संसद को ये कहा गया कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च ने उस समय जो राजनीतिक नेतृत्व था, जो राजनेता थे, उनके ऊपर विश्वास जताया। क्यों? क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ही संसद सदस्यों के रूप में सेवा कर रहे थे। यानी कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने या जिनकी वजह से आज़ादी मिली थी, वही सब व्यक्ति ही संसद के सदस्य थे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ठीक है। लेकिन 1951 में संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही प्रथम संशोधन करके एक नया अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को, जैसे मैंने अभी आपको बताया है शंकर प्रसाद मामले में कि उनकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया। तो संपत्ति को, जो संपत्ति जो है अनइक्वल थी, उसका समान रूप से उसका वितरण कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। इस संशोधन की संवैधानिकता पर शंकर प्रसाद बनाम भारत संघवाद में विचार किया गया। फिर उच्चतम न्यायालय ने भी शंकर प्रसाद मामले में निर्णय देते हुए स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों की भांति संशोधन कर सकती है। ऐसे ही सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती शंकर प्रसाद मामले पर भी वो दृढ़ रहा। ठीक है, शंकर प्रसाद मामले में दृढ़ रहा। अब क्या था कि लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार 1951 में प्रथम संशोधन संपत्ति के अधिकार जो संबंधित था, इसमें संविधान ने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शामिल कानूनों पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और उसके माध्यम से इसी 9वीं अनुसूची में जब कोई भी मामला अगर इसमें डाल दिया जाता है न्यायालय में, तो इसमें उन कानूनों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा या प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तथा उसके माध्यम से जमींदारी उन्मूलन यानी कि जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया व भूमि सुधारों को भी सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान का संशोधन करके संसद संविधान के आधारभूत संरचना को ना तो संक्षिप्त कर सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। इस प्रकार से ये अधिनियम पारित किया गया। ये मैं अभी आपको बताया है शंकर प्रसाद मामला। अब मैं आपको बताऊंगी गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला क्या था? ठीक है, आइए गोलकनाथ मामले के बारे में पढ़ते हैं। गोलकनाथ मामला क्या है? सब गोलकनाथ मामले के बारे में सरकार द्वारा दिए गए फैसले को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गोलकनाथ केस क्या था। हेनरी व विलियम गोलकनाथ परिवार के पास पंजाब के जालंधर में 500 एकड़ की भूमि थी। तो 1953 में पंजाब सरकार ने कहा कि गोलकनाथ परिवार केवल 30 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकता है। बाकी की ज़मीन का कुछ हिस्सा किराएदारों को मिलेगा और बाकी की ज़मीन का सरकार अधिग्रहण करेगी। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ गोलकनाथ परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहां हारने पर उन्होंने 1965 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। तो गोलकनाथ परिवार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 1953 में पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून को यह कहते हुए चुनौती दी कि उन्हें संपत्ति रखने, अर्जित करने व उस पर कोई भी व्यवसाय करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। कोई भी व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ये उन्होंने चुनौती दी कि साथ ही संविधान में प्रदत्त कानून के समक्ष समानता व समान सुरक्षा से उनके अधिकारों का भी हनन होता है। तो इस मामले में सबसे अहम मुद्दा ये था कि क्या मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या था कि क्या मौलिक अधिकारों को संशोधन
किया जा सकता है। इस मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने पहले के आदेश को पलटते हुए यह कहा कि संसद को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। देखो, शंकर प्रसाद मामले में तो ये कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन गोलकनाथ मुकदमे में उन्होंने इस फैसले को उलट दिया और ये कहा कि संसद को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो संसद को मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं देता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित किया गया। संसद ने इस फैसले को ना मानते हुए 1971 में 24वां संविधान संशोधन पारित करके उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करके संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। यानी कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस मामले को मानने से मना करके संसद की सर्वोच्चता को स्थापित कर दी। और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया। वह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित या वापस लेने की शक्ति है, अर्थात मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार संसद को दे दिया गया। ये हमारा था गोलकनाथ मामला। अब तीसरा मामला हमारा आता है केशवनाथ। तीसरा आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगी ये मामला क्या था कि ये जो विवाद था केरल के एडनीर में स्थित 1200 साल पुराने हिंदू मठ की सैकड़ों एकड़ भूमि को केरल सरकार द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया। जब केरल सरकार ने इस ज़मीन को अधिग्रहण किया तो उसके खिलाफ स्वामी केशवानंद भारती द्वारा जो है याचिका दायर की गई। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से जब उन्होंने मतलब कि उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो उच्च न्यायालय से तो वो इस मुकदमे को हार गए थे। फिर जो है केशवानंद इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में जब यह मुकदमा आया तो सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए ये कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि उसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये किसने कहा था? उच्चतम न्यायालय ने। उन्होंने 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में ये कहा था संशोधन करते हुए कि संविधान संशोधन के अधिकार पर सिर्फ एकमात्र प्रतिबंध यही है कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुँचा सकती। लेकिन अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रही है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई और यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ तथा सरकार द्वारा किए गए 24वें संविधान संशोधन को मान्यता दी गई। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया ना आपको कि केशवानंद भारती मामला में जो बताया संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मामला था तो सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा, अर्थात संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया और साथ में ये भी कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 368 जो संविधान की मूल संरचना को बदलने का अधिकार जो संसद के पास नहीं है। तो 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी व उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। तो केशवनाथ भारती के संविधान संसद न्यायालय जो केशवनाथ भारती मामला है ना, तो ये संविधान संसद व न्यायालय के बीच संतुलन स्थापित करने का भी काम किया इन्होंने। तो आखिर में इस केस ने यह बात फिर से सिद्ध की कि संविधान ही सर्वोपरि है। क्या सिद्ध किया? कि संविधान ही सर्वोपरि है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी विवादास्पद संशोधन। विवादास्पद संशोधन में आपको क्या है कि
1975 में जब आपातकाल आया था, 1975 में जब आपातकाल की स्थिति आई थी, तो उस समय जब इंदिरा गांधी का टाइम था, तो 1971 से 76 के बीच किए गए संशोधनों के बारे में विपक्षी दलों का यह मानना था कि इसके माध्यम से सत्ताधारी पार्टी संविधान के मूल स्वरूप को हानि पहुंचाना चाहती है। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना 1971 के समय से लेकर 1976 तक, तो उस समय जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रहे थे कि इनके माध्यम से जो सत्ताधारी पार्टी है वो संविधान के मूल स्वरूप को हानि पहुंचाना चाहती है। जैसे कि 1975 में आपातकाल की पृष्ठभूमि से निकला हुआ 38वां, 39वां व 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद थे। यानी कि 1975 में आपातकाल के टाइम पर 3 मेन संशोधन किए गए थे, 38वां, 39वां व 42वां। तो ये विशेष रूप से विवादास्पद थे। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूल रूप को हानि पहुंचाते थे। अब मैं आपको बताऊंगी 38वां संशोधन क्या था। इसमें सबसे पहले है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा, चाहे वह आपातकाल की ही क्यों ना हो, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जब इमरजेंसी है, जब आपातकालीन है, तो आपातकाल की घोषणा के समय पर राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की घोषणा करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये था 38वां संशोधन। और 39वां संशोधन क्या था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और तीसरा संशोधन था 42वां संशोधन। जो 42वां संशोधन था वो क्या था कि विशेष रूप से विवादित संशोधन था, जिसने संविधान को बहुत अधिक प्रभावित किया था। जो 42वां संशोधन था, क्यों? क्योंकि इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित करके यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। 42 संशोधन ने यह कहा कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और वह किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों ना हो। तो यह जो संशोधन था केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी एक किस्म से चुनौती था इसमें। और इस 42वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या थे कि इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक तो समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और दूसरा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और तीसरा न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो था ना प्रतिबंध लगाना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि न्याय यानी कि किसी मामले को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी इसमें। तो ये मैं अब आएगा आपका नेक्स्ट आपका मामला, ये मामला मैं आपको बताऊंगी मिनर्वा मिल। अब देखो मिनर्वा मिल क्या था कि मिनर्वा मिल जो मामला है वो कर्नाटक राज्य की एक टेक्सटाइल कंपनी थी। वह टेक्सटाइल का व्यापार करती थी। बाद में जब ये मिल घाटे में जा रही थी तो केंद्रीय सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया और टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 के अधीन कर दिया गया। और 1974 में जब अधीन किया इसको, तो 1980 में जाकर जो है ये इनके झगड़े शुरू हो गए। तो मैं आपको बताऊंगी मिनर्वा मिल क्या था। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो मिनर्वा मिल में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था ना, तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि यह भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू व विकसित किया गया था। इसके द्वारा मिनर्वा मिल में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था वो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू किया और विकसित किया। तो मिनर्वा मिल बनाम भारत सरकार 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं है। विधि सम्मत मीन्स क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। जो 368 का खंड 4 है ना, वो कानून के अनुसार नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था कि न्यायालय में किसी मामले को दोबारा से नहीं ले जाया जा सकता। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो संविधान का आधारभूत लक्षण है। अतः 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1976 में, जो कि मैंने आपको अभी बताया है।
तो इस संशोधन को, संविधान का 42वें संशोधन को, जब भी मैंने आपको बताया है वो इस 42वें संशोधन को संविधान का मिनी संशोधन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कभी मैंने आपको बताया कि इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो संविधान के भाग 42वें संशोधन का बता रही मैं अभी आपको कि संविधान के भाग 4 में 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया, जैसे मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 42वें संशोधन में और क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया, प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा व राज्य विधानसभा की सीटों को भी निश्चित किया गया और संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। सबसे बड़ा इसमें जो संशोधन किया गया था कि संवैधानिक जो संशोधन है, जो संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसको न्यायिक जांच से बाहर किया जाए, अर्थात न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और न्यायिक समीक्षा की शक्ति में भी कटौती की गई और लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। इस तरीके से ये मिनर्वा मिल मामले में ये जो है निर्णय लिए गए। अब मैं आपको देखूँ वामन राव मामला क्या था। वामन राव बनाम भारत संघ मामले में भी न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धांत जो है 24 अप्रैल 1973, ये मैंने आपको 1973 का कौन सा मामला भी बताया था, केशवानंद मामला। तो 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती के निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा। ये था वामन राव, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि वह 24 अप्रैल 1973 इट मीन्स केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद से अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत। ये था क्या? अभी मैंने आपको सारे मामले बताए ना, अब मैं बताऊंगी ये सिद्धांत में क्या क्या किया गया, इसमें इसके मेन मुख्य विषय क्या था इसका। पहला है कि पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और इसमें प्रक्रिया भी शामिल है, लेकिन संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। अर्थात संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है। इसीलिए संसद जो है मनमानी रूप से स्वेच्छाचारी रूप से बदलाव नहीं कर सकती। ये मैं आपको आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बता रही हूँ कि किन किन मुख्य इस अध्याय में, आधारभूत ढांचे वाले सिद्धांत में अध्याय में किन बातों पर मेन जोर दिया गया। एक था कि संसद की शक्ति सीमित है संशोधन करने की और अपनी मर्जी से स्वेच्छाचारी रूप से संसद जो बदलाव नहीं कर सकती। और नेक्स्ट है पहली बार न्यायपालिका ने यह कहा कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन संसद जो है संविधान में आमूल चूल बदलाव नहीं कर सकती, अर्थात इसके मौलिक संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरा सिद्धांत। और तीसरा, पहली बार उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया। पहली बार उच्चतम न्यायालय ने इस आधारभूत ढांचा जो मैं आपको बता रही हूँ इसका विचार प्रतिपादित किया। कैसे? कि न्यायालय के अनुसार संविधान के कुछ अपृथक भाग हैं, संविधान के कुछ अपृथक भाग हैं। अपृथक मीन्स कि जिनको पृथक नहीं किया जा सकता अथवा मौलिक तत्व हैं जिनके संशोधन की अनुमति संविधान द्वारा जिनके संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अर्थात संविधान के कुछ ऐसे अपृथक भाग हैं या मौलिक तत्व हैं जिनमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती, परंतु न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित करने का प्रयास ही नहीं किया। आधारभूत ढांचा तो कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद को संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन आधारभूत ढांचा है क्या, न्यायपालिका ने उसको परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया। परंतु 1973 से लेकर आज तक न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के आधार पर आधारभूत ढांचे की निम्नलिखित सूची बनाई जा सकती है। अर्थात 1973 से लेकर आज तक न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं एक किस्म से उसके मूलभूत तत्व हैं जिनमें कि संशोधन जो है नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता इन मूलभूत तत्वों में। अब मैं आपको बताऊंगी मूलभूत तत्व क्या थे, इनकी सूची में कौन कौन से तत्व मुख्य आते हैं। पहला है संसदीय शासन। जो संसदीय शासन का मतलब आप समझते हो कि सारी शक्ति जो है संसद के पास है, संसदीय शासन पार्लियामेंट के पास।
देश जो है हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। दूसरा संघात्मक शासन, संघात्मक शासन में शक्तियों का बंटवारा कर रखा है केंद्र और राज्यों में। धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि आपको स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को कोई भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म जो अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। और मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों के बीच में भी समन्वय स्थापित किया गया। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन, जो निर्वाचन किए जाते हैं स्वतंत्र किए जाते हैं और निष्पक्ष, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता। और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली, हमारे देश में लोकतांत्रिक जैसे कि लोगों द्वारा चुनी सरकार, ठीक है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और गणतांत्रिक शासन प्रणाली मीन्स कि गणतांत्रिक, जिस दिन जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान को लागू किया गया उसके अनुसार हमारे देश को लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार से चलाया गया। और प्रस्तावना में आदर्श जो है वर्णित आदर्श, अतः प्रस्तावना में कुछ ऐसे आदर्श पेश किए गए जिनके हिसाब से उन्होंने कहा कि अपने देश को इन आदर्शों के आधार पर चलाया जाएगा। और ये सब बातें किसमें लिखी गई, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है, इसमें ये मूलभूत तत्व हैं जिनमें कि संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को ध्वस्त करने के लिए, जो आधारभूत ढांचा है ना, इसके सिद्धांत को ध्वस्त करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, जो मैंने अभी पहले ही बता चुकी, 42वां संशोधन लाया गया इंदिरा गांधी सरकार ने, इसको ख़त्म करने की या इसको ध्वस्त करने की कोशिश करने की। और इस कोशिश में उन्होंने 42वां संशोधन किया और अनुच्छेद 368 में खंड 4 व 5 को जोड़ा गया, जिसे 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल वाद में पुनः असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो न्यायपालिका के अनुसार संसद अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है और न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने की कोशिश कर रही है। देखो, इसमें आप क्या हम बताएंगे कि न्यायपालिका क्या कहती है कि संसद जो है बार बार अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जैसे कि इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, इस तरीके से संशोधन किया था, 42वां संशोधन किया था। तो न्यायपालिका के अनुसार संसद अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है व न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने की कोशिश कर रही है। ये किसने कहा, न्यायपालिका ने कहा कि जो कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन है, इसलिए अमान्य है। तो मैं दोबारा से इस सेंटेंस को आप बता रही हूँ कि न्यायपालिका के अनुसार संसद जो है अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ये किसने कहा, न्यायपालिका ने कहा। और साथ साथ संसद जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन को भी सीमित करने की कोशिश कर रही है, जो कि आधारभूत, अगर संसद जो है न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने की कोशिश करती है या न्यायिक समीक्षा को कम करती है, तो ये जो है, इसका मतलब क्या है, आधारभूत मूलभूत ढांचे में परिवर्तन है, इसलिए अमान्य है, यानी कि उसको मानने नहीं जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपको बताया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या था और इसमें कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं जिसमें कि संशोधन नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का, जो सिद्धांत अभी बताया इसके परिणाम क्या निकला। तो वर्तमान में सबसे पहला पॉइंट है इसका कि वर्तमान में संसद के पास विद्यमान विशेष बहुमत, यानी कि इस समय संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो कि मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुकी हूँ। विशेष बहुमत चाहिए होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है संसद के दोनों सदनों का और राज्य विधानसभा का। तो इस पर क्या है कि इसका परिणाम क्या निकला कि वर्तमान में संसद के पास विद्यमान विशेष बहुमत भी संविधान संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहला। दूसरा, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा संसद की शक्तियां सीमित हुई हैं। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा संसद की शक्तियां सीमित हुई है। सीमित कैसे हुई है कि संसद जो है संशोधन अपनी मर्जी से नहीं कर सकती और मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि संसद द्वारा किया गया संशोधन अंतिमतः न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर हो गया है। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि संसद की शक्तियां सीमित हुई हैं और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का परिणाम है संसद की शक्तियां सीमित हुई हैं और न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि संसद जो भी संशोधन करती है वो न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर हो गया। इसलिए आलोचकों ने यह भी कहा है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत द्वारा न्यायपालिका ने विधायिका अर्थात संसद की शक्तियों को सीमित किया है। किसने कहा? आलोचकों ने कहा कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा
न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका ने ये कहा ना कि संसद जो है संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो इस प्रकार आलोचकों ने भी यही कहा है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका ने विधायिका अर्थात संसद की शक्तियों को सीमित किया है। ये किसने किया है? न्यायपालिका ने कहा है कि संसद जो है अपनी मर्जी से संशोधन नहीं कर सकती। तो इससे क्या जाहिर होता है कि न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, अर्थात इससे ये जाहिर होता है कि न्यायपालिका जब पूरी सक्रियता से काम कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इस मूलभूत ढांचे का परिणाम क्या निकला। अब मैं आपको बताऊंगी आधारभूत ढांचा और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग में मीन्स पहला है संसद, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। संसद का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका क्या है कि अगर इनमें कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय करना। ठीक है, तो अब इसमें मैं बताऊंगी उच्चतम न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी आधारभूत ढांचे में शामिल कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने जो उन्होंने कहा ना कि संसद जो है आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो उच्चतम न्यायालय ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसको भी आधारभूत ढांचे में शामिल कर दिया। इसके अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति संविधान द्वारा संसद को प्रदान तो की गई है। सुनिए ध्यान से कि संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संविधान द्वारा ही संसद को प्रदान तो की गई है, परंतु न्यायपालिका ने संसद की संवैधानिक शक्ति को सीमित कर दिया गया। अर्थात संविधान दे रहा है संसद को संशोधन करने की शक्ति, लेकिन न्यायपालिका ने संसद की इस संवैधानिक शक्ति को सीमित कर दी गई। पहला। दूसरा, इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर न्यायपालिका स्वयं को शक्तिशाली बना रही है, जो कि शक्ति पृथक्करण के विचारों के प्रतिकूल है। मैंने कहा ना शक्ति पृथक्करण में तीनों अंगों का अलग अलग कार्य है। अब न्यायपालिका अगर संसद को जो है संवैधानिक शक्ति को सीमित कर रही है, और इस तरीके से आलोचकों ने यह कहा है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर न्यायपालिका स्वयं को शक्तिशाली बना रही है। क्यों? क्योंकि वो संसद को सीमित कर रही है, संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर रही है। तो इस प्रकार न्यायपालिका स्वयं को शक्तिशाली बना रही है, जो कि शक्ति पृथक्करण के विचारों के प्रतिकूल है। अगर शक्ति पृथक्करण के हिसाब से देखें तो न्यायपालिका में सिर्फ न्याय करना, लेकिन संसद के कामों में भी इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, हस्तक्षेप कर रही है। तो आलोचकों ने यही कहा है कि शक्ति पृथक्करण विचारों के प्रतिकूल है, परंतु इस बात का जवाब देते हुए न्यायपालिका ने यह तर्क दिया है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित करने का प्रयास नहीं किया गया। ये तर्क किसने दिया है? न्यायपालिका ने दिया है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत है ना कि संसद उसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका ने यह कहा है कि संसद के संशोधन संविधान की शक्ति को सीमित करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि जो संसद द्वारा मनमानी संशोधन किए जाते हैं, तो मनमानी संशोधन की शक्तियों पर अंकुश का प्रयास किया गया है, उस पर नियंत्रण लगाया गया है, और संविधान की व्याख्या जो है की गई वो सब परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार होगी। ये किसने कहा? न्यायालय ने कहा कि संविधान की जो व्याख्या होगी पर संसद नहीं करेगी, वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार होगी। इसीलिए आधारभूत ढांचे के विचार को भी एक बार में परिभाषित करना संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आधारभूत मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की आलोचना। देखो, इसकी आलोचना भी की गई है कि इसकी सबसे पहली आलोचना क्या है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो आलोचकों ने ये कहा है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो अमूर्त है और विरोधाभासी। मीन्स कि इनके तर्क जो है बार बार एक दूसरे को काटते हैं। क्योंकि आज तक न्यायपालिका ने इसे परिभाषित ही नहीं किया, इसलिए आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन न्यायाधीशों के सभी निर्णयों का विषय हो गया। आधारभूत ढांचे का जो प्रतिपादन है ना, न्यायाधीश के जो भी निर्णय लेती है उनका मेन विषय यही हो गया आधारभूत ढांचा, कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और ये विरोधाभासी है पहली। दूसरी, इसकी आलोचना में ये कहा गया यदि एक बेंच के 2 न्यायाधीश आधारभूत ढांचे के संबंध में अलग अलग मत व्यक्त कर रहे हैं, पॉइंट समझना, एक बेंच के 2 न्यायाधीश अगर आधारभूत ढांचे से संबंधित कोई मामला है तो उसमें 2 न्यायाधीश अपना अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, तो किस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए। ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी वाद में हुआ था, एक न्यायाधीश ने तो उस समय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आधारभूत ढांचे का भाग माना, दूसरे ने नहीं माना। इसका मतलब ये जो थे विरोधाभासी थे।
तथा तीसरे इसके आलोचना में यह कहा गया कि इसके द्वारा संसद की संवैधानिक शक्तियों को सीमित किया गया। इसके द्वारा संसद की संवैधानिक शक्तियों को सीमित किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन की शक्ति तो प्राप्त है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जब अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त की गई है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो संविधान की संसद की संवैधानिक शक्तियों को सीमित किया गया है। क्यों? ये सब किसने का? आलोचकों ने कहा। तो अब मैं इसका लास्ट, इसका आखिर में बताऊंगी इसका आधारभूत संरचना का महत्व क्या है। आलोचना के बाद कोई भी अगर कमी होती है तो हर चीज़ का इसकी जो महत्व है इसको हम नकारा नहीं जा सकता। सबसे पहला इसका महत्व क्या आएगा? किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। दूसरा इसका महत्व क्या है कि संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों के तुलना में विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया गया है तथा संविधान के ये भाग व्यापक संविधान संशोधन से संविधान की रक्षा करते हैं। दूसरा महत्व है, देखो मैं इसको दोबारा से बता रही हूँ। मैं पहला इसका महत्व क्या है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। हर संविधान के मौलिक नियम होते हैं और उनके दस्तावेज होते हैं संविधान, उसके अनुसार ही देश को चलाया जाता है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य कानून बनाए भी जाते हैं और लागू भी किए जाते हैं। और संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है। संविधान के कुछ भागों को, जो कुछ भाग ऐसे होते हैं और जो दूसरे प्रावधान दे रखे होते हैं संविधान में, उनके तुलना में उनको विशेष दर्जा भी दिया जाता है। और संविधान के जो ये भाग हैं व्यापक संविधान संशोधनों से संविधान की रक्षा करते हैं। अर्थात संविधान में अपने आप कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए इन प्रावधान कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है ताकि इसमें आसानी से संशोधन ना किया जा सके और ताकि संविधान को भी रक्षा प्रदान की जा सके। तो भारतीय संविधान आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी एक जीवंत दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए गए। इतना सब होने के बाद भी इसके महत्व में हम एक बात जरूर बोलेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है इतने वर्ष आज़ादी को मिलने हुए गए, तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक जीवंत दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व, जैसा लगे जैसे जीवित दस्तावेज है। और इसका अस्तित्व अभी भी वैसे ही बना हुआ है जब हमारे देश का संविधान बना था। भारतीय न्यायपालिका व संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया, तो भारतीय न्यायपालिका और जो संवैधानिक व्याख्या है इनकी प्रक्रिया अनवरत लगातार विकास कर रही है, लगातार चल रही है, चाहे न्यायपालिका हो चाहे संवैधानिक व्यवस्था हो, व्याख्या हो। तो इस प्रकार आवश्यक, अब इस समय आवश्यक किस चीज़ की आवश्यकता है कि संविधान के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता व जवाबदेही के मध्य, संविधान के माध्यम से ही, अर्थात संविधान के माध्यम से ही भारतीय जो न्यायपालिका है उसकी पारदर्शिता और जो जवाबदेही है के मध्य संतुलन व न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाए। अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे और संविधान के माध्यम से ही जो न्यायपालिका जो पारदर्शिता अर्थात सारे निर्णय जो हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और जवाबदेही होने चाहिए। इनके बीच में मध्य संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। आज इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बेटा। तो बच्चों आज मैंने आपको ये अध्याय समझाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको बेटा समझ आएगा, बीच में मत छोड़िए इस वीडियो को। ये आप पढ़ोगे और उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने जो है कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।